आज की इस वीडियो में तो आज हम मानव जीनोम परियोजना का बारे में जानेंगे कि ये क्या है, ये क्यों शुरू की गई थी और इसके मानव को क्या क्या लाभ हुए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं मानव जीनोम परियोजना है क्या। तो आपको सबसे पहले इसमें मानव जो है यानी ये इंसान से संबंधित होगी। दूसरा जीनोम का मतलब समझ लेते हैं। जैसे कोई सेल है, सेल के अंदर जो अगुणित समूह होता है, अगुणित समूह यानी अगर मनुष्य की बात करें तो जिसमें 40 गुणसूत्र होते हैं, उसका अगुणित समूह हो गया 23 गुणसूत्र। तो गुणसूत्र के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें जो सूचना निहित होती है, न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम में जो सूचना निहित होती है उसकी जानकारी हमें जानकारी को जीनोम कहते हैं। इसमें जो सूचना होती है उसको जीनोम बोलते हैं। तो मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव के जो जीनोम उसमें जो सूचना निहित है उसके बारे में जानकारी लेना मानव जीनोम परियोजना के अंतर्गत हुआ है। अब शुरुआत का कारण क्या था, इसे क्यों स्टार्ट किया गया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डीएनए में जो बेस पेयर यानी क्षारीय अनुक्रम होता है वो किसी भी जीव की आनुवंशिक सूचना के बारे में हमें बताता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, एक पिता का गुणसूत्र है, यहाँ पे उसका जो बेस पेयर यानी क्षारीय युग्म का अनुक्रम है ATGC ATAC GC ATAC। तो मैंने यहाँ पे इसके जो आपस में बॉन्ड हैं वो नहीं लिखे हैं, आप समझ सकते हो। A और T के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं और CG के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, वो आप समझ गए होंगे आपने अगर ये पीछे चैप्टर पढ़ा है तो। और हम वहीं पिता का जो डीएनए अनुक्रम है, अगर वहीं पुत्र के डीएनए अनुक्रम की बात करें तो उसमें भी AA दोनों में TT GG CC AA TT। तो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी हद तक सिमिलरिटी यानी समानता होती है दोनों में। तो समानता मतलब पिता का जो गुणसूत्र है जो यानी डीएनए अनुक्रम वो पुत्र के अंदर जा रहा है, यानी ये आनुवंशिकता की हमें सूचना दे रहा है। यानी कि हम किसी पुत्र का और पिता का डीएनए अगर हमें नॉर्मली वो हम किसी को देखकर नहीं बता सकते कि एक पिता और इसका पुत्र है, तो हम उसका डीएनए अनुक्रम ज्ञात करके उनका आपस में आनुवंशिक संबंध बता सकते हैं। और दूसरा कुछ हद तक समानता होती है और इसके साथ प्रत्येक व्यक्ति में ये अनुक्रम भिन्न भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि पिता का जो डीएनए अनुक्रम वही पुत्र का अनुक्रम होगा। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है A और C और यहाँ पे क्या है C और T, यानी कुछ जो इंसानों में होगी मतलब सॉरी जो काफ़ी हद तक पिता और पुत्र में समानता है, वहीं कुछ ना कुछ दोनों में भिन्नता भी जरूर होगी। जो जुड़वा होते हैं उनके अलावा किसी की जो डीएनए अनुक्रम होता है वो किसी का समान नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट मानव जीनोम परियोजना के बारे में जो हमारे क्वेश्चन थे वो यानी क्या है और ये शुरुआत क्यों की गई थी। अब जानते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP को मेगा प्रोजेक्ट बोला जाता है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, जैसे हमारे अंदर मनुष्य में 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, यानी 3.3 के लगभग होते हैं और यहाँ पे 3.10⁹ बेस पेयर लिखा गया, तो मैंने यही बताया। और अगर हम हर एक जो बेस पेयर का अगर डीएनए अनुक्रम की जानकारी लें तो हमें $3 का खर्चा होगा। तो आप समझ सकते हो 3 × 3 यानी 9 × 10⁹ $9 का खर्चा आएगा। तो यानी एक बड़ा अमाउंट इसके लिए पे करना पड़ रहा है। तो और दूसरा ये अनुक्रम हमें इकट्ठा करने के लिए लगभग 3300 किताबों की आवश्यकता होगी, जिसके एक बुक के अंदर 1000 पेज होने चाहिए और हर पेज में 1000 लेटर हों। तो आप सोच सकते हो जिस बुक के अंदर 1000 पेज हों और जिसमें 1000 लेटर लिखे हों और फिर उनके ऊपर से हम 3300 बुक की बात कर रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा मतलब हमारी जानकारी होगी इसके अंदर, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट बोला गया है। आई होप ये दूसरा आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं HGP के लक्ष्य क्या थे। HGP की जब शुरुआत हुई थी, किसी प्रोजेक्ट की जब शुरुआत होती है वो कुछ गोल्स के साथ आगे बढ़ता है, तो ऐसे ही HGP के भी कुछ लक्ष्य थे। जैसे पूरी HGP प्रोसेस के दौरान मानव डीएनए में पाए जाने वाले 20,000 से जो 25,000 जीन है उसका पता लगाना। दूसरा 3 बिलियन बेस पेयर अनुक्रम के बारे में पता लगाना जो कि इंसानी डीएनए में मिलते हैं। और तीसरा था ये जानकारी आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना। और चौथा था इन आंकड़ों का विश्लेषण व तकनीकी सुधार में उपयोग करना। अगला था ELSI यानी एथिकल, लीगल, सोशल और इशू पर विचार करना, यानी इथिल नैतिक और लीगल और सोशल मतलब सामाजिक, इश्यूज मतलब मुद्दे, इन पर विचार करना। ये सब HGP के लक्ष्य थे जब HGP शुरू की गई थी, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था उसको एक लक्ष्य की ज़रूरत तो वैसे ही पड़ती। उसके बाद HGP के आरंभ देखते हैं। तो अब देखते हैं HGP की शुरुआत कैसे हुई थी। तो HGP का आरंभ किया गया था अमेरिका ऊर्जा विभाग व राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा, जिसमें शुरू में बस ये 2 संस्थाएं थीं इसके अंदर। और ये लगभग 13 साल का प्रोजेक्ट था जो कि 1900 में स्टार्ट हुआ था। बाद में इसको वेलकम न्यास के तौर पर इसमें UK और जापान, फ्रांस और जर्मनी आदि ऐसे देश जुड़ गए जिन्होंने इसमें अपनी बहुत इन्वेस्टिंग की और इनके साइंटिस्टों ने भी इसमें बहुत बड़ा हिस्सा लिया। हाँ, तो बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या क्या लाभ हैं। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट किया गया था उससे हमें मानव को क्या क्या लाभ हुए। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो डीएनए अनुक्रम है हर व्यक्ति का वो अलग अलग होता है। मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो डीएनए अनुक्रम है, पिता का अलग, पुत्र का अलग, पड़ोसी का अलग और जितने भी पर्सन है सबका अलग अलग होता है। पहले जानकारी तो ये प्राप्त हुई। दूसरी, इसमें जो विभिन्नता है कुल 0.1% की होती है।
0.1% समझ सकते हो आप, यानी 99.9% जितना जो उनका डीएनए अनुक्रम होता है, जितने भी ह्यूमन हैं सब में समान होता है। दूसरा, अगर इन बेस पेयर अनुक्रम यानी डीएनए अनुक्रम, बेस पेयर अनुक्रम में डीएनए अनुक्रम जो होता है बेस पेयर का ही होता है, पर हम यहाँ पे डीएनए अनुक्रम भी बोल देते हैं, तो यानी डीएनए अनुक्रम की अनियमितता, कुछ भी उसमें गड़बड़ी होती है, उससे होने वाले रोग का पता लगता है और उसका उपचार भी हम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊँ, जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें एक पॉइंट म्यूटेशन के कारण वो होता है, यानी एक क्षार युग्म के कारण वो होता है। तो अगर वो हमें भ्रूणीय अवस्था में पता लग जाए तो हम उसका उसी टाइम उपचार करके ठीक कर सकते हैं, तो यानी रोग का पता लग जाता है और उसका उपचार भी हो सकता है। दूसरा, तीसरा, डीएनए अनुक्रम से किसी भी जीव की जो है प्राकृतिक क्षमता का पता लगा सकते हैं। जैसे अगर कोई गर्म झरने में रह रहा है जहाँ तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो यानी उसमें एक विशिष्ट प्रकार का अनुक्रम है, और कोई अगर जीव समुद्र के अंदर काफ़ी अधिक गहराई पर रह रहा है तो उसमें भी एक विशिष्ट प्रकार का डीएनए अनुक्रम है, जिसकी वजह से उसमें वहाँ रहने की कैपेबिलिटी उत्पन्न हो चुकी है। तो आई होप आपको ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से जो मिलने वाले लाभ हैं वो समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ अमानवीय जीवों पर भी डीएनए अनुक्रम का पता लगाया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान। जैसे जीवाणु का डीएनए अनुक्रम पता लगाया था ईस्ट का, और ये KNO हैप्डिटीज इलिगेंस का पता लगाया था, जिसे हम स्वतंत्र आरोग्य सूत्रकृमि के नाम से भी जानते हैं, और ड्रोसोफिला जैसे फल मक्खी भी बोलते हैं। और पौधों की बात करें, धान व अरेबिडोप्सिस का भी पता लगाया गया था। तो आपको ये कुछ नाम ध्यान रखने हैं। कुछ जो अमानवीय जीव है यानी मानव के अतिरिक्त जो जीव हैं उनका भी डीएनए अनुक्रम पता लगाया गया था कि ये मानव से किस प्रकार भिन्न होते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्य प्रणाली की, किस प्रकार ये हम डीएनए का अनुक्रम पता लगाते हैं। तो इसके हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो एक्सप्रेस्ड, जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, सीक्वेंस एंड जो यानी जो डीएनए खुद को यानी एक्सप्रेस सीक्वेंस, जो डीएनए खुद को एक्सप्रेस करना है, जो जीन यानी डीएनए का वो भाग जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे यानी एक्सप्रेस का मतलब आप समझ सकते हो, जो प्रोटीन बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है जो डीएनए का भाग, सबसे पहले हम उसका अनुक्रम पता लगाते हैं, उसके बाद सीक्वेंस एनोटेशन करते हैं, यानी पूरे डीएनए का यानी सीक्वेंस पूरे डीएनए का जो है उसका पता लगाते हैं, पूरे डीएनए अनुक्रम का पता लगाते हैं। अब आपको समझ में, आप सोच रहे होगे जब पूरे का ही पता लगाना तो इसका लगा के क्या फ़ायदा हो गया। तो क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सबसे पहली बार हुआ था, उससे पहले ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ था, तो उनको ये जांचना था कि जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मतलब अब उन्होंने एक्सप्रेस कैसे पता लगाया, ऐसे उनके पास कोई प्रोटीन थी, प्रोटीन से वो आरएनए पे गए, आरएनए के कोडिंग से वो कहाँ पहुँच गए, सॉरी। तो एक्सप्रेस का जब उन्होंने पता लगाया, उसके बाद उन्होंने सीक्वेंस एनोटेशन के द्वारा पूरे का पता लगाया, तो उन्होंने उसमें आपस में अंतर, जब उन्होंने देखा कि हाँ, जो क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने तो बात कर लेते हैं कार्यप्रणाली की। अब कार्यप्रणाली का मतलब, तो कार्यप्रणाली में दो मेथड द्वारा हमने डीएनए अनुक्रम जाने थे। जैसे सबसे पहले एक्सप्रेस सीक्वेंस, यानी जो डीएनए सीक्वेंस खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो प्रोटीन बना रहे हैं, जो डीएनए के जो भाग खुद की यानी प्रोटीन बना रहे हैं, सबसे पहले उनकी जानकारी प्राप्त की, उनका अनुक्रम हमने प्राप्त कर लिया। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन, यानी पूरे डीएनए के सीक्वेंस का हमने जानकारी प्राप्त की। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों किया, जब हम पूरा जानकारी मिल रही है तो हमने सबसे पहले एक्सप्रेस वाले का क्यों किया, मतलब उसकी क्या जरूरत है, जब हम पूरे का मिल चुका है। तो ऐसा क्रॉस चेक करने के लिए किया गया था, क्योंकि डीएनए अनुक्रम जो है पहली बार पता किया जा रहा था, इतने बड़े जो ह्यूमन जीनोम था, तो क्रॉस चेक करने के लिए पहले एक्सप्रेस का पता लगाया, फिर टोटल डीएनए का पता लगाया, जिससे ये पता चला कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हमें पता लग रहा है वो सही है नहीं। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। तो क्रियाविधि में, कार्यप्रणाली में हम कैसे करते हैं, सेल के अंदर से डीएनए निकालते हैं। डीएनए निकालने का जो पूरा प्रोसेस आपको जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में बताया जाएगा। तो डीएनए निकाल के एंडोन्यूक्लियज एंजाइम की सहायता से रैंडम टुकड़े बना लेते हैं। अब इन रैंडम टुकड़ों को संवाहक के साथ जोड़ते हैं, जैसे बीएसी, वाईएसी। बीएसी का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल, और वाईएसी के साथ जोड़ते हैं, जैसे बीएसी का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जैसे संवाहक के साथ जोड़ते हैं। संवाहक को समझ सकते हो आपकी, जैसे मैंने किसी, तो संवाहक को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कोई डिलीवरी बॉय होता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना जो फूड ले जाने का काम करता है, तो बस यही होते हैं डिलीवरी बॉय। बस ये क्या करते हैं, डीएनए के टुकड़े को इसमें जोड़ देते हैं, तो ये यहाँ से किसी दूसरी सेल के अंदर आगे प्रोसीड करता है। तो संवाहक का यही काम होता है, संवाहक को सेल के अंदर जाकर क्लोनिंग कर देते हैं, और उसके क्लोनिंग मतलब उसके जैसी नई और उत्पत्ति हो जाती है, जिससे डीएनए का परिवर्तन हो जाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, इसके दो मेथड आपको क्लियर होंगे, और किस प्रकार सेल से हम निकाल के उसके रैंडम टुकड़े करके और इसके साथ जोड़ के आगे उसका पूरा प्रोसेस करते हैं। अब देखते हैं कुछ पॉइंट्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो डीएनए सीक्वेंसर का पता किसने लगाया था, जो फ्रेडरिक सेंगर थे, एक वैज्ञानिक, उन्होंने द्वारा ये विकसित की गई थी। डीएनए सीक्वेंसर की जो तकनीक है वो फ्रेडरिक सेंगर द्वारा विकसित की गई थी। दूसरा, डीएनए अनुक्रम की जानकारी को नोट करने के लिए हमें कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की जरूरत पड़ी। ऐसा क्यों, क्योंकि इतनी बड़ी जानकारी को हम बुक्स में स्टोर करते, फिर अगर हमें कहीं सर्च करना होता किसी डीएनए अनुक्रम को, तो किताबों के पेज नहीं पलटते हम, तो इसीलिए हमें कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ी। दूसरा, अगला पॉइंट, गुणसूत्र वन की 2006 में खोज हुई। गुणसूत्र वन के जो डीएनए अनुक्रम है गुणसूत्र वन के, उसकी 2006 में खोज हुई, जो 24 में गुणसूत्र के XY के साथ अंतिम गुणसूत्र था। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ, यानी 24 गुणसूत्र, आप सोच रहे होंगे गुणसूत्र 23 होते हैं, यानी X और Y हम यहाँ पे दोनों कंसीडर कर रहे हैं, तो 22 तो होते हैं हमारे टोटल,
और फिर एक होता है एक्स होगा या वाई होगा, तो हम दोनों गुणसूत्रों को कंसिडर करके हम पर यहाँ 24 बोल रहे हैं। 24 के साथ यानी अंतिम गुणसूत्र था जिसकी खोज हुई थी, तो डी गुणसूत्र 1 की सबसे लास्ट में खोज हुई थी, जो कि 2006 में पूर्ण हुई थी इसकी खोज। अब यहाँ पे लास्ट जो इसका दे रखा बहुरूपीय अनुक्रम से डीएनए मैप बनाना, इसको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। बहुरूपीय अनुक्रम, जो कि बहुरूपीय मतलब पिता में भी ज़्यादातर सेम, और बहुरूपीय का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो जो डीएनए अनुक्रम ज़्यादातर सेम मिलता है, समान मिलता है। बहुरूपीय अनुक्रम ऐसे सैटेलाइट डीएनए, इसका मैं आपको जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ेंगे उसमें विस्तार से समझेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं। एचजीपी की कुछ विशेषताएँ हैं, जैसे तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हमें 30,000 जीन की खोज हुई थी, जो कि पहले जो आंकड़े लगाए गए थे 80,000, 1,50,000 से काफ़ी कम है। दूसरा, 99% जो बेस पेयर में आपको पहले बता चुका हूँ, ये सभी में समान होते हैं, कुल 0.1% की भिन्नता होती है। अगला पॉइंट, 50% से अधिक जो जीन होते हैं उनका कार्य ज्ञात हो चुका है। 2% से कम जीन कोड लेखन के काम में आते हैं, यानी जो हमारे शरीर में प्रोटीन का कोड करते हैं वो 2% से कम कोड करते हैं। यानी जो मैक्सिमम जीन है वो आनुवंशिकी रूप से ऐसे ही चले आते हैं, यानी वो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। एक जीन में, अब एक जीन की बात कर रहे हैं, हमें कुल जीन कितने 30,000 जीन प्राप्त हुए थे। अब एक जीन में कितने बेस पेयर बताए गए हैं? 3,000 बेस पेयर लगभग होते हैं। और एक सबसे बड़ी जो जीन है डिस्ट्रोफा जीन नाम से जिसे जानते हैं, उसमें 2.4 बेस पेयर, सबसे अधिक बेस पेयर की खोज हुई है 202.4 डिस्ट्रोफा जीन के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। एचजीपी में कुल जो बेस पेयर खोजे गए उनकी संख्या है 3164.7 मिलियन, यानी 3,164 मिलियन बेस पेयर टोटल मिले हैं अब तक। और गुणसूत्र 1 पर सबसे अधिक जीन मिले थे, 2968 जीन मिले थे। गुणसूत्र वाई पर सबसे कम जीन मिले थे, 231 जीन मिले हैं। ओके, ये जितने आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं, मेमोराइज़ करने पड़ेंगे, इसमें कोई आपको इतनी समझाने वाली बात नहीं है। बस मैं एक बार आपको ये समझा दे रहा हूँ किस किस जो विशेषता हैं कौन कौन सी हुई थी। आगे 1.4 मिलियन एसएनपी यानी सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका क्या उपयोग है? ये इतिहास का पता लगाने के काम में आती है। तो यानी 1.4 एसएनपी सभी में समान होते हैं। ओके, आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो पूरा जो चैप्टर है ये इतना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।